हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हम लोगों ने देखा था सेंट्रल बैंक हम लोग बैंकिंग सिस्टम को पढ़ रहे थे। हम लोग चैप्टर 6 ऑफ क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स के बैंकिंग चैप्टर को पढ़ रहे थे। हम लोगों ने शुरू किया था, हाफ द चैप्टर वी हैड कवर्ड येस्टरडे, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा लेंदी लग रहा था मेरे पर्सपेक्टिव में एक्सप्लेन करने के लिए, बिकॉज दिस इज माई प्रॉब्लम कि मुझे अच्छे से कुछ ज़्यादा ही ढंग से एक्सप्लेन करना होता है। तो हम लोग हाफ कर चुके हैं। हाफ में हम लोगों ने क्या, एक्चुअली नॉट हाफ, बल्कि 30-40% कवर हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने देखा था बैंक क्या होते हैं, कमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ा था, और उसके अलावा हम लोगों ने मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक की हम लोगों ने पढ़ा था। दो मनी क्रिएशन इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो उसको ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। जब भी आप कोई टॉपिक को कवर करते हो, नो मैटर वे यू आर स्टडिंग फ्रॉम, द पॉइंट इज कि जब भी किसी टॉपिक को कवर करते हो, टीचर से, यूट्यूब से, किसी भी सोर्स से, एक बारी मैं हमेशा बोलती हूँ, लास्टली बुक को जरूर पढ़ा करो, ठीक है, क्योंकि बुक पढ़ने से जो आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाता है, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसी के आगे का जो हम लोगों ने कल पढ़ा था। अभी तक हम लोगों ने कमर्शियल बैंक को कवर किया है, आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द सेंट्रल बैंक, ठीक है। सेंट्रल बैंक के बारे में बेसिक्स तो आई गेस पता ही होंगे वैसे, बट एक बार फिर भी डिस्कस कर लेते हैं कि सेंट्रल बैंक है क्या, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक इज द apex monetary authority of a country which control and regulates the entire banking system। Actually ये apex monetary authority इसलिए बोला जाता है, apex का मतलब है somehow top authority, ठीक है। monetary authority इसलिए बोला जाता है क्योंकि monetary policy को कंट्रोल, monetary जो सिस्टम है इकोनॉमी का, जो मनी सप्लाई है, फिर रिमेंबर हम लोगों ने मनी वाले चैप्टर में पढ़ा था, जो मनी सप्लाई है ना, जो सेंट्रल बैंक है एक्चुअली उस मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। तो और ये टॉप अथॉरिटी है, क्यों? क्योंकि एक देश के अंदर एक ही सेंट्रल बैंक होता है, ठीक है। अब एक ही है, वही जितने भी सारे के सारे कमर्शियल बैंक है, वही उनको रेगुलेट कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है, एडवाइस कर रहा है, हेल्प कर रहा है, सब कुछ वही कर रहा है। तो ये टॉप अथॉरिटी में आ जाता है। मॉनेटरी अथॉरिटी, मॉनेटरी इसलिए क्योंकि पूरे के पूरे मॉनेटरी सिस्टम को यही जो है वो कंट्रोल करता है सेंट्रल बैंक। अपने इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ये है। आगे है, इट मैनेजेस द इश्यू ऑफ करेंसी। हमें पता है इश्यू ऑफ करेंसी, इसका जो मेजर एक रोल है, मेजर जो नोट छापने वाला काम है, वो किसके अंडर आता है? वो सेंट्रल बैंक के अंदर आता है। कंट्रोल क्रेडिट, जो हमने अभी बात की कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, क्रेडिट कंट्रोल करना इकोनॉमी में, वो किसके हाथ में है? इनके हाथ में। डेफिनेटली हम लोगों ने पढ़ा था क्रेडिट क्रिएशन बाय की, जो कमर्शियल बैंक है वो कैसे क्रेडिट को क्रिएट करता है। वी आर टॉकिंग अबाउट कि कैसे जो पूरा मनी सप्लाई का जो सिस्टम है उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है बाय द सेंट्रल बैंक। एंड मनी सप्लाई जो हम लोग अभी बात कर रहे थे, इट एंश्योर्स द स्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। स्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम कैसे? इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशन होता है, डिफ्लेशन होता है, तो ये सारी की सारी जो सिचुएशन है उसको कौन हैंडल करता है, कौन उसको ध्यान रखता है? ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट भी है, बट हम जो मेजर रोल किसका मान रहे हैं? सेंट्रल बैंक का, बिकॉज सेंट्रल बैंक डेफिनेटली टेक steps to control inflation and deflation in the economy, ठीक है। इसके अलावा कुछ बेसिक्स हैं जो आप लोग जब भी पढ़ो तो ध्यान रखना उन चीजों का, भाई आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब एक्सटर्नल्स आते हैं ना, फाइनल्स पेपरों से पहले जब एक्सटर्नल्स आते हैं तो वो पूछ लेते हैं, जब आपने प्रोजेक्ट बनाया, कुछ बनाया, तो वो पूछ लेते हैं, ठीक है, कि आरबीआई का गवर्नर कौन था, ठीक है। उसके अलावा आरबीआई का एक्ट कौन सा है, आरबीआई कब एस्टेब्लिश, यानी कि इंडिया में कब आया था, तो बेसिक्स है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो आरबीआई का आपको पता होना चाहिए, इट इज 1 अप्रैल 1935, ठीक है, कोलकाता, ये है हमारे पास में आरबीआई। दूसरा एक्ट कौन सा है आरबीआई का? 1934, दिस इज द एक्ट ऑफ आरबीआई। तो ये बेसिक से कुछ पता होने चाहिए आपके, इनकेस अगर बुक में नहीं भी लिखे हैं तो ये इतना बेसिक है कि आपको एटलीस्ट इतना बेसिक पता होना चाहिए कि ईयर कौन सा आरबीआई का 1 अप्रैल 1935 है, और एक्ट कौन सा है? एक्ट है 1934। इट्स अ बेसिक थिंग विच एटलीस्ट everyone of you should know। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में हम बात करते हैं उसके बाद फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक की। हम लोग पता है हमें कि फंक्शंस का मतलब क्या है, भाई मीनिंग हम पढ़ चुके हैं। देखा जाए ना तो मीनिंग में से ही फंक्शन बाहर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि मीनिंग का मतलब क्या है, भाई सेंट्रल बैंक ये होता है, सेंट्रल बैंक ऐसे काम करता है, ये इसी चीज का ध्यान रखता है, वही तो उसके फंक्शंस हो गए, है ना। यानी कि जैसा फंक्शन हमारे पास क्या है, इशू नोट्स, भाई इशू नोट्स करने का इकलौता अधिकार, जिसको जैसे हम ये भी बोल सकते हैं मोनोपोली राइट, ठीक है। ये राइट भी तो इन्हीं के पास है, जितने भी एक्सेप्ट रुपीज
1। इसके अलावा जितने भी जो हमारे पास में इशू हो रहे हैं, यानी कि इट हैज द सोल अथॉरिटी ऑफ इशूइंग नोट्स इन द इकोनॉमी, अकेला अधिकार सेंट्रल बैंक के पास ही आता है। ये जो ₹1 के हम बात कर रहे हैं, ये किसके पास आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास, ये इसके अंडर जाता है जो ₹1 है। अदरवाइज बाकी जिसकी अथॉरिटी, सोल अथॉरिटी, वो किसके पास चली जाती है? वो सेंट्रल बैंक के पास में चली जाती है। ठीक है। सेकेंड हमारे पास में है बैंकर टू द गवर्नमेंट। अब बैंकर टू द गवर्नमेंट में हम क्या बोलते हैं? देखो, फॉर द गवर्नमेंट जो आरबीआई है, जो सेंट्रल बैंक है, वो एज अ बैंक भी वर्क करता है। ठीक है। एज एजेंट भी वर्क करता है। ठीक है। उसके अलावा एज एडवाइजर भी वर्क करता है। तो ये जो गवर्नमेंट के लिए, जैसे कि वो गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स वगैरह हैं वो उन सबको भी हैंडल करता है। उसके अलावा एज ए एजेंट, यानी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, जो सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं उनको सेल और परचेज करने का भी काम करता है। एडवाइजर है, यानी कि ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमी में मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर किसी भी रिगार्डिंग जो पॉलिसीज बनती हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से लेके, वो उनके ऊपर अपनी एडवाइस, अपनी राय तो देता ही देता है। तो इस तरीके से जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक इज कंसिडर्ड एज द बैंकर टू द गवर्नमेंट। नेक्स्ट वी हैव बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर रोल। अभी हम क्या बात कर रहे थे? इट्स अ बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक का मतलब ये हुआ कि ये गवर्नमेंट बैंक का मतलब ये हुआ कि ये एज अ गवर्नमेंट के लिए काम करता है। अभी हम पढ़ रहे हैं बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक का मतलब क्या है कि ये कमर्शियल बैंक के लिए भी एज अ बैंकर वर्क करता है। हमें पता है कि यूजुअली पब्लिक कैन नॉट डायरेक्टली डील विद द आरबीआई। सेंट्रल बैंक के साथ पब्लिक डायरेक्टली डील नहीं करती है। यहाँ पे आरबीआई के साथ कौन डील करता है? वो करता है कमर्शियल बैंक। तो जो आरबीआई है वो एज अ बैंकर वर्क करता है फॉर द कमर्शियल बैंक। जैसे कि इसके अंदर एक पॉइंट ये भी आता है कि ये एज अ वर्क करता है क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी। ठीक है। यानी कि प्रोवाइड करता है क्या चीज? क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी। कई बार ना क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी एक सेपरेट पॉइंट की तरह भी गिवन हो सकता है क्वेश्चन के अंदर, या फिर अगर आपसे टेस्ट हो रहा है, एग्जाम हो रहा है, तो आपसे क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी अलग से ही पूछा जा सकता है कि व्हाट डज इट मीन क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी। ठीक है। तो अब क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी क्या है, एक बेसिक से एग्जाम्पल से समझते हैं। जितने भी बैंक्स हैं उनका अकाउंट है आरबीआई के पास में। अब मान के चलते हैं कि एक ए बैंक है, एक बी बैंक है। ठीक है। अब ए बैंक के पास में एक चेक आया है इसको देने के लिए। ठीक है। इसमें लिखा हुआ है चेक, लेट से मैं ले रही हूँ सिर्फ 10 CR का। सेम इसके पास आया है यहाँ पे करने के लिए, बी बैंक के पास आया है लेट से 20 CR का। ठीक है। 10 करोड़ का, 20 करोड़ का, एक दूसरे को देने के लिए चेक है दोनों बैंक्स के पास में। अब इन दोनों ही जो बैंक्स हैं, इन दोनों के ही जो अकाउंट है वो आरबीआई के अंदर है। तो अब आरबीआई क्या करेगा? इन दोनों के बिहाफ पे इनका जो अमाउंट है वो क्लियर करेगा। पहली बात ये भाई अमाउंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शंस की जरूरत नहीं है। दूसरा ये दैट इट रिड्यूसेस द ट्रांजैक्शंस। कैसे रिड्यूस करता है? वो क्या करेगा भाई? देखो एक चीज ये है कि पहले वो इसको क्या करेगा, क्या वो ये काम करेगा कि पहले इसका चेक इसको भेजेगा इस वाले बैंक को, फिर ये वाला चेक इस वाले को भेजेगा? नहीं, वो क्या करेगा? वो जो नेट वैल्यू है वो सिर्फ उतना ट्रांसफर कर देगा। तो जो नेट वैल्यू है 10 CR की, वो सिर्फ जानी चाहिए एक जगह से दूसरी जगह पे। तो आरबीआई क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ इस नेट वैल्यू को ट्रांसफर करके उनका जो सारा सिस्टम है उसको क्लियर कर देगा। ओके, दैट इज क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी। अगला हमारे पास में है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। इसका मतलब क्या होता है? मतलब कहते हैं ना आखिरी उम्मीद, काइंड ऑफ आप कह सकते हो इसको आखिरी उम्मीद इन टर्म्स ऑफ कि मान के चलो कमर्शियल बैंक इज इन नीड ऑफ मनी। ठीक है। कोई डिपॉजिटर है वो विड्रॉ कराने के लिए आया है अपना अच्छा खासा अमाउंट, एंड द बैंक डजंट हैव एनफ मनी टू पे हिम बैंक एंड नो अदर बैंक इज गिविंग द सर्टेन बैंक मनी। तो वो कमर्शियल बैंक क्या करेगा उस केस में? कमर्शियल बैंक विल कॉन्टैक्ट टू आरबीआई। आरबीआई डेफिनेटली विल गिव टू दैट पर्टिकुलर बैंक उसको वहां पे क्लियर कराने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि बैंकिंग सिस्टम जो है वो फेलियर वाली सिचुएशन में चला जाए। ठीक है। तो उसका काम ही यही है। एक लाइन जो हम यहाँ पे नहीं, वो है सुपरवाइजरी रोल जो हम बात करते हैं, उसका काम ही है सुपरवाइज करना बैंक का, उनका ध्यान रखना बैंक का, यानी कि उनके टेक केयर वगैरह करना, उनकी जरूरत के वक्त पे काम आना, ये सब सेंट्रल बैंक का ही काम होता है। तो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट में यही है कि वो जरूरत के वक्त पे जो कमर्शियल बैंक है उनकी इस वाली नीड को भी पूरा करता है। अगला हमारे पास में है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कस्टोडियन का मतलब आप एक और चीज कह सकते हो, गार्डियन। ठीक है। जो ये कस्टोडियन है इसका एक और मतलब हमारे पास में हो सकता है, दैट इज गार्डियन। गार्डियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको मैनेज करना, ट्रांजैक्शन करना, वो सब सेंट्रल बैंक ही कर रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज हमें पता है हमारी करेंसी किसी दूसरी करेंसी के साथ जो एक्सचेंज होती है, हमारी करेंसी का वैल्यू
दूसरी करेंसी के साथ में, ठीक है। तो वो जो एक्सचेंज होता है फॉरेन करेंसी के साथ, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज। तो उसको मैनेज करना, उसका जो ट्रांजैक्शन वगैरह करना, वो सब का करता धरता, उसका ध्यान रखने वाला, उसको रिजर्व रखने वाला कौन है? वो सेंट्रल बैंक है। तो सेंट्रल बैंक कीप द रिजर्व और इट इज द गार्डियन for that foreign exchange. And the last we have control of credit, जो हम बार बार यहाँ बात कर रहे हैं ना मनी सप्लाई की, ये वही वाला पॉइंट है कि जो सेंट्रल बैंक है पूरी इकोनॉमी की जो मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। कैसे कंट्रोल और रेगुलेट करता है वो हम लोग इसमें देख रहे हैं अभी, लेकिन पॉइंट ये वो करता है, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी, जब हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं, ठीक है, हम लोग जब भी बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, तो मॉनेटरी पॉलिसी किससे रिलेटेड होती है? मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड होती है आरबीआई के साथ में। जो दूसरी वाली है ना आपकी फिस्कल वाली पॉलिसी जो होती है, डेफिनेटली वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। बट जो फिस्कल वाली पॉलिसी, जो नाम आपने सुना हुआ होगा, फिस्कल पॉलिसी इज रिलेटेड विद द गवर्नमेंट, और जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कहां पे रिलेट करती है? वो आरबीआई से रिलेट करती है। तो आरबीआई है हु इज the controller of money supply in the economy, ठीक है। So these were the basic functions। और आप कह सकते हो कि if you are looking for like exam perspective points, तो आप उसमें key points की तरह भी चीज़ों को mention कर सकते हो। key points में जैसे मीनिंग हो गया, I mean मीनिंग, डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, whatever you want to consider it, मीनिंग हो गया हमारे पास। उसके बाद की पॉइंट्स कौन कौन से हैं? हाईलाइट द की पॉइंट्स, जैसे मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है की पॉइंट्स को, उसी तरीके से व्हेनेवर यू राइट योर आंसर्स एनीवेयर इन योर एग्जाम शीट, इन योर टेस्ट पेपर, देन मेक श्योर दैट यू हाईलाइट। हाईलाइट का मतलब ये नहीं वो राजा कलर के हाईलाइटर के साथ आप उसको कर रहे हो। हाईलाइट सिंपली मीन्स हाईलाइट द इंपॉर्टेंट, मतलब अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट टर्म्स, की टर्म्स इन योर आंसर्स, ठीक है। अंडरलाइन जैसे मैंने यहाँ पे किया, वो भी एपेक्स मॉनेटरी अथॉरिटी है, करेंसी इशू करता है, कंट्रोल क्रेडिट करता है, तो दीज वर द हाइलाइट्स, तो मैंने अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। तो अंडरलाइन करने से बस, और एक और सब कुछ अंडरलाइन मत करके आ जाना। की पॉइंट्स का मतलब होता है भाई इतने बड़े सारे पेज में ये कुछ मेजर पॉइंट्स है विच आई वांट टू हाईलाइट, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई का मीनिंग हम कर चुके हैं। मॉनेटरी पॉलिसी की हम बात करते हैं, जिसको आरबीआई जो है रेगुलेट करता है, ध्यान रखता है चीज़ों का। मॉनेटरी पॉलिसी इज डेफिनेटली रिलेटेड टू आवर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, कि कैसे आरबीआई अपने इतने इंस्ट्रूमेंट के साथ में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल और मैनेज करता है, वो इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। यानी कि अगर इन्फ्लेशन हो तो आरबीआई कैसे काम करे। भाई हम एक चीज देख चुके हैं कि आरबीआई यूजुअली डजंट डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद द पब्लिक। तो अब भाई इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का जो कॉज आता है वो लोगों से ही आता है। इन्फ्लेशन कैसे हो रहा है? भाई लोगों की परचेसिंग पावर इंक्रीज हो रही है। अब आरबीआई डायरेक्टली तो उनसे पैसा नहीं खींच रहा है, तो वो क्या कर रहा है? वो सीधा सीधा कमर्शियल बैंक के थ्रू अलग अलग तरीकों से उस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है आरबीआई, ठीक है। फिस्कल में आता है जब गवर्नमेंट अटेम्प्ट लेती है। यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। तो मॉनेटरी पॉलिसी में हम आरबीआई के इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे, जिस तरीके से आरबीआई उनको हैंडल करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। सबसे पहला हमारे पास में है बैंक रेट। एक चीज बहुत क्लियर है, अगर आपको एक बेसिक समझ में आ गया ना कि एक इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करता है, मतलब आपको बस ये समझ में अगर आ गया बेसिक सा कंसेप्ट, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो इस चीज को, बुक से नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा, देन बिलीव मी कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर एक होता है ना कोर पकड़ना किसी चीज को, तो अगर आपने उस कोर को एक बारी वो हिट कर दिया तो पक्का आपको एक पढ़ने के बाद ना सारे के मीनिंग सिर्फ पता होने चाहिए और आप ऐसे रिलेट कर लोगे सारे के सारे पॉइंट्स को, ठीक है। तो सबसे पहला हम बात करते हैं बैंक रेट की। अब बैंक रेट क्या है? हमारे पास दो बैंक है, एक है कमर्शियल बैंक, एक है सेंट्रल बैंक, ठीक है। अब बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट होता है जो कमर्शियल बैंक है वो, जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है, ठीक है। लोन कैसे दे रहा है? लॉन्ग टर्म लोन्स दे रहा है, ठीक है। पहले एक बेसिक समझ लेते हैं कि जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है, ठीक है। अब उन्होंने उसको लोन दिया, अब लोन के ऊपर क्या करेगा भाई? इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा। एक बेसिक सी बात करते हैं, अगर ये यहाँ लोन दे रहा है तो ये सेंट्रल बैंक को इंटरेस्ट पे करेगा। जो कमर्शियल बैंक है, दिस इज आवर कमर्शियल बैंक, दिस इज अ सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो अगर सेंट्रल बैंक कमर्शियल को लोन दे रहा है तो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को इंटरेस्ट पे करेगा। अब मान के चलो, ये एक हाइपोथेटिकल फिगर लेते हैं, ये मान के चलो एक 5% का इंटरेस्ट पे कर रहा है सेंट्रल बैंक को। अब इसके पास में पैसा आ गया,
ठीक है, एक और हम ले लेते हैं, ये हमारे कस्टमर हो गए। अब इसने इसको लोन दिया भाई, ये जो सी है वो यहां से लोन लेगा। अब इन्होंने जब यहां से लोन लिया भाई 5% तो ये पे कर रहे हैं, तो इससे तो 5 नहीं लेंगे, इनको अपना भी तो प्रॉफिट चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, इनसे 8% का लोन लिया, इंटरेस्ट लिया, लोन दिया 8 का इंटरेस्ट ले लिया। यहाँ कितना चल रहा था, 5 चल रहा था, यहाँ कितना चल रहा था, 8 चल रहा था। अब लेकिन सेंट्रल बैंक जो ये है हमारी टॉप अथॉरिटी, इनको ऐसा फील हो रहा है कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ज्यादा है, ठीक है। अब अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ज्यादा है तो उसको कंट्रोल करना है, तो मतलब मनी सप्लाई को कंट्रोल करना पड़ेगा। वी नीड टू अब्सॉर्ब द मनी फ्रॉम द इकोनॉमी, ताकि लोग जो है वो खर्चा कम करे और डिमांड कम हो, जिससे इन्फ्लेशन कम हो जाए। ये मतलब सीधा सीधा। अब इन्होंने क्या किया, इसको कंट्रोल करना है। अब ये डायरेक्टली इससे तो डील नहीं कर रहे हैं, तो इन्होंने इनके ऊपर जो इंटरेस्ट है उसको बढ़ा दिया, इन्होंने कर दिया 8। अब यहाँ 8 हो गया तो कॉमन सेंस है कि मैं ही बढ़ाऊंगा इंटरेस्ट। अब इसने कर दिया मान के चलो 10। अब 10 करने से जो ये इंसान है इसके लिए वो लोन लेना लेट्स से एक्सपेंसिव हो गया है। अब इसका सीधा सीधा मानना है भाई लोन हो गया महंगा। वो जो लोन लेने की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, भाई लोग क्या करते हैं, लोगों का यहाँ सीधा सीधा मतलब होता है लेट्स से वो इन्वेस्टमेंट के लिए इन पर्पसेस से लोन लेते हैं, तो यानी कि वो कैपिटल ले रहे हैं, बैंक से कैपिटल ले रहे हैं, बिजनेस में लगा रहे हैं। लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ने से जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना वो इंक्रीज हो गई है। अब जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ गई है तो डिमांड रिड्यूस होगी। जब डिमांड रिड्यूस होगी तो क्या होगा, मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगी। जब डिमांड कम होगी तो मनी सप्लाई कम होगी इकोनॉमी में। हो गया उद्देश्य पूरा, समझ गए। दूसरा बिल्कुल रिवर्स है। अब अगर डिफ्लेशन की सिचुएशन आ जाए, डिफ्लेशन का मतलब है वो चाहते हैं मनी सप्लाई ज्यादा हो इकोनॉमी में, तो वो क्या करेंगे, इस 5 का कम करके 3 कर देंगे। जब ये इंटरेस्ट को कम करेंगे तो ये भी इंटरेस्ट को कम कर देंगे, ये इंटरेस्ट को कम कर देंगे, तो उसके बाद में ये जो है इनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी। कॉस्ट कम होगी तो ये कैपिटल लेंगे, ज्यादा लेंगे क्योंकि सस्ते में मिल रही है एज कंपेरेटिवली, ठीक है। उससे क्या होगा, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। सो दैट्स हाउ central bank regulates money supply. That's how central bank create the mahal. That's how central bank regulates and operates the instrument to control inflation and deflation in the economy. I hope क्या आपको एक बेसिक समझ में आया होगा। इसका जस्ट बेसिक के मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, ठीक है। अब अगर ये समझ में आ गया ना, नहीं आया ना, तो एक बार रिवर्स करके दोबारा देखना। मैंने कोशिश किया कि मैं बहुत साधारण भाषा में समझा सकूं। अगर नहीं आया अभी समझ में तो एक बार पीछे जाके दोबारा से देखना, इस चीज को डेफिनेटली समझ में आएगा कि मैं बात क्या कर रही हूँ यहाँ पे। अब सीधा सीधा मतलब बस ये है कि इन सबका मतलब क्या है, काम वही है सारा का सारा, ठीक है। तो ये है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट जो फोकस करते हैं ओवरऑल सप्लाई के ऊपर, ठीक है। ये जितने भी क्वांटिटेटिव या इंस्ट्रूमेंट वही है, काम सबका वही है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के ऊपर सिर्फ 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है, एक क्वांटिटेटिव एक क्वालिटेटिव, ठीक है। समहाउ आप ये भी कह सकते हो कि इट प्लेज विद द नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे आपको रेट्स मिलेंगे ज्यादातर, यहाँ पे आपको दूसरा तरीका मिलेगा, उस पर भी हम बात करेंगे, बट आप इसको सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो कि इट प्लेज विद द नंबर्स। आपको रेशो मिल रहे हैं, आपको परसेंटेजेस मिल रहे हैं, वो सारी चीज आपको यहाँ पे मिल रही हैं, ठीक है। इसमें देखने के लिए, याद रखने के लिए आप कह सकते हो कि क्वांटिटेटिव में कौन से आएंगे, क्वालिटेटिव में कौन से आएंगे, वो सिर्फ याद रखने का तरीका बता रही हूँ कि इसमें सारे आपको नंबर्स ही नंबर्स मिलेंगे। वहां ये वाला सीन नहीं है, तो वहां क्या है उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है बैंक रेट। अब बैंक रेट का मतलब ऐसे मैंने बता दिया आपको, लोन होता है बट ये लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी। जब हम लोन लेते हैं, हम कुछ ना कुछ एज अ मॉर्गेज रखते हैं ना, कोलेटरल रखते हैं बैंक में, तो वो आपको नहीं देना है। दूसरा, ये लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं। काम क्या है, एग्जैक्ट जो भी बताया। अब दूसरे पे चलते हैं। दूसरा हमारे पास में रेपो रेट। रेपो रेट हमारे शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं, ठीक है। जो रेपो रेट है ये हमारे शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन्स आपके ओवरनाइट से लेके फ्यू वीक्स तक हो सकते हैं। अगेन वही कंसेप्ट डिट्टो सेम है इन दोनों के अंदर, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के मीनिंग का डिफरेंस है, कार्यक्रम बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। तीसरे पे आते हैं हम, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। रिवर्स रेपो रेट आपके पास होता है जब कमर्शियल बैंक, ये था हमारे पास में कमर्शियल बैंक, जब कमर्शियल बैंक के पास में सरप्लस फंड हो जाता है, उस सरप्लस फंड को वो सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट करा देते हैं। तो
दैट इज रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, अब रिवर्स रेपो रेट कैसे है भाई, जब ये यहाँ पे डिपॉजिट कराएंगे तो ये इस बार इनको इंटरेस्ट पे करेंगे। समझ रहे हो बात को? जब मैं बैंक को पैसे पे कर मतलब डिपॉजिट करा के आ रही हूँ तो बैंक मुझे इंटरेस्ट पे कर रहा है। ठीक है, अगर मैं बैंक से लोन ले रही हूँ देन आई एम पेइंग इंटरेस्ट टू द बैंक। तो यहाँ रिवर्स केस है। रिवर्स क्या है? दैट कमर्शियल बैंक इज डिपॉजिटिंग मनी विद द सेंट्रल बैंक एंड सेंट्रल बैंक इज गिविंग इंटरेस्ट ओवर इट टू द कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, अब इस केस में वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कैसे खेलेंगे भाई? अगर वो चाहते हैं कि मनी सप्लाई कंट्रोल हो, इकोनॉमी से वो पैसे को अब्सॉर्ब करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो एक थोड़ा सा सोच लगाना कि जो सेंट्रल बैंक है कि वो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा या कम करेगा। मान के चलो कमर्शियल बैंक ने अपना जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा कर दिया, अब कमर्शियल बैंक ज्यादा इंटरेस्ट कर देगा, इसका मतलब ये है सेंट्रल बैंक अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा कर देगा तो एक चीज सोचना, अब कमर्शियल बैंक को क्या चीज दिख रही है? वो वाओ, सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट बढ़ा दिया है, अगर मैं पैसे सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट कराऊं तो मुझे वहां से ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, तो उनको वो चीज लालच दे रही है। तो उन्होंने क्या किया, अपने पैसे को सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट करा दिया, लोगों को देने के लिए उनके पास अब पैसे हैं ही नहीं। अब जब लोगों को देने के लिए कैपिटल ही नहीं है तो वो कैसे उस कैपिटल को यूज करेंगे बिजनेस के अंदर? दैट्स हाउ सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स मनी विद द रिवर्स रेपो रेट। सेम अगर वो सिचुएशन रिवर्स करना चाहते हैं, मतलब वो चाह रहे हैं कि मनी सप्लाई को इंजेक्ट करना चाह रहे हैं इकोनॉमी के अंदर, तो इंटरेस्ट रेट को कम कर दो। बिग कमर्शियल बैंक कह रहे हैं क्या फायदा पैसे को डिपॉजिट करने का, इंटरेस्ट तो है ही नहीं कुछ, ठीक है लोगों को दो, वहां से बेटर आएगा, तो लोगों को दे दो पैसा, हो गया मनी सप्लाई ज्यादा, सिंपल। अगला, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस होता है कि जो आरबीआई है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सेल और परचेज करते हैं। ठीक है, यानी कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए वो क्या करते हैं, सिंपल, या तो सिक्योरिटीज को बेच देंगे या खरीद लेंगे। खरीदने वाली कैटेगरी में यूजुअली कमर्शियल बैंक्स आते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, और कभी कभी डेफिनेटली यहाँ पे पब्लिक भी आते हैं, इसलिए इसको ओपन मार्केट ऑपरेशन बोला जाता है, बिकॉज दे सेल एंड परचेज सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। ठीक है, अब सीधी बात है, अगर वो सिक्योरिटीज को खरीद रहे हैं, ठीक है, सिक्योरिटीज को खरीदने का मतलब क्या है कि वो इकोनॉमी में पैसा इंजेक्ट कर रहे हैं। मैं सामान खरीदूं अगर तो मैं पैसे दूंगी ना, तो इफ सेंट्रल बैंक इज बाइंग द सिक्योरिटी दैट मींस वो पैसा दे रहे हैं, तो पैसा देंगे तो वो पैसा आगे जाएगा लोगों के पास में और वो पैसे को यूज करेंगे इकोनॉमी में, जिससे मनी सप्लाई बढ़ेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर वो इकोनॉमी से पैसा अब्सॉर्ब करना चाह रहे हैं तो वो क्या करेंगे, सिक्योरिटीज को बेच दो। ठीक है, सिक्योरिटीज बेचेंगे, बेचने से क्या होगा, पैसा निकल के उनके हाथ में आ जाएगा, सेंट्रल बैंक के हाथ में। ठीक है, लास्ट इस कैटेगरी के अंदर हमारे पास में आता है LRR, यानी कि लीगल रिजर्व रेशो, और कहीं कहीं पे लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट भी लिखा हुआ होता है। ठीक है, अब एक्चुअली ना इसके ऊपर हमने बहुत मिनी सा डिस्कशन किया था व्हाइल स्टडिंग क्रेडिट क्रिएशन और द मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। तो LRR हमारे पास में वो लीगल रिक्वायरमेंट है, वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि जो सेंट्रल बैंक ने फिक्स किया हुआ है। ठीक है, कि आपके पास जितना भी डिपॉजिट आता है आप उसमें से 1% तो आप एज अ लोन नहीं दे सकते हो, आपको वो रखना ही रखना पड़ेगा। सो ये सिंपल लीगल होता है, हमारे पास लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट है, यानी कि आपको लीगली इतना रिजर्व तो रखना ही रखना पड़ेगा। समझ गए, ये तो था इसका मतलब। अब 2 पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े थे, वो पढ़े थे, एक था CRR, एक था SLR। SLR एक्चुअली नहीं पढ़ा था अभी तक, हम लोगों ने पढ़ा था CRR, कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो क्या था कि जितना भी इनिशियल डिपॉजिट आता है, हमने जैसे मान के चला 1000 रुपए इनिशियल डिपॉजिट आया, मतलब इनिशियल नहीं, जितना भी बैंक के पास में डिपॉजिट आ रहा है उस डिपॉजिट में से बैंक को एक सर्टेन परसेंटेज अपने पास रखना पड़ता है, एज ए मतलब उसमें से निकाल के रखना पड़ता है, वो उसको एज ए लोन नहीं दे सकते। लेट्स से इसमें से उन्होंने 100 रुपए अलग रख के 900 रुपए का लोन दे दिया। अब जो 100 रुपए उन्होंने रखे एज CRR, ये उन्हें RBI के पास में रखना पड़ता है। ठीक है, लीगली होता है, इसलिए इसको लीगल, इसलिए ये जो दोनों होते हैं ना वो वेरिएंट्स होते हैं, क्योंकि ये दोनों लीगली होते हैं, लीगली आपको रिजर्व रखना पड़ता है। तो ये CRR है, ये वो पैसा है। अब बात आ जाती है SLR क्या है। एक तो ना इसकी प्रोनाउंसिएशन इज लाइक टफ, वेरी टफ। One of my student has told me earlier that how to read this word, but it's always been very difficult for me
to pronunciate this word. It is statutory liquidity ratio. I'm not going to repeat the word again. I'm not going to repeat the word, but still SLR हमारे पास में क्या होता है, ये होता है, देखो अब एक पॉइंट ये भी आता है, बहुत लोग यूं भी बोलते हैं कई जगह पे कि ये दोनों ना इसी के पार्ट है, बट एक्चुअली देयर इज अ डिफरेंस इसलिए है, इसको आप वेरिएंट बोल सकते हो, डेफिनेटली इट मस्ट हैव बी मेंशन इन द बुक, दीज नॉट आर द पार्ट्स ऑफ एलआरआर बट द वेरिएंट्स ऑफ एलआरआर ओनली। रीजन में बिकॉज दोनों ही लीगली जरूरी हैं, ठीक है। सीआरआर में पता चलेगा क्या होता है, एसएलआर ना एक्चुअली ये होता है कि बैंक दो अपने पास रखते हैं, सीआरआर वाला अमाउंट तो किसके पास जाता है, आरबीआई के पास जाता है, एसएलआर वाला जो अमाउंट है वो बैंक्स को अपने पास रखना पड़ता है, बट सीआरआर के अंदर आता है सिर्फ और सिर्फ कैश रिजर्व, इसका नाम ही है कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। तो सीआरआर के अंदर तो आता है सिर्फ और सिर्फ कैश रिजर्व, लेकिन जो एसएलआर है, एसएलआर के अंदर आता है आपका, देखो लिक्विडिटी रेशियो है, ठीक है। तो लिक्विडिटी रेशियो में सिर्फ और सिर्फ कैश नहीं आता, इसके अंदर आपको यानी कि बैंक को अपने पास में कैश, गोल्ड और अप्रूव्ड सिक्योरिटीज जो भी होती है ना, उन सब का अपने पास में रिजर्व रखना पड़ता है, समझ गए। तो ये रीजन है यहाँ पे कि जब हम लोगों ने मनी क्रिएशन पढ़ा था, ठीक है, मनी क्रिएशन का टेबल बनाया था ना, एक तरफ हम लोगों ने डिपॉजिट लिए थे, है ना, देखो एक तो हमने डिपॉजिट लिए थे, फिर लोन लिया था और फिर सीआरआर लिया था। पुरानी जो बुक्स आते थे ना एडिशंस, उनमें बहुत जगह यहाँ पे एलआरआर लिखा हुआ होता था, बट एलआरआर इसीलिए नहीं है क्योंकि एलआरआर में हम दोनों को ले रहे हैं, एक सीआरआर और एक एसएलआर, लेकिन एसएलआर के अंदर गोल्ड भी है, सिक्योरिटीज भी हैं, लेकिन यहाँ पे तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ किस चीज की बात कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैश रिजर्व की बात कर रहे हैं, हम लोग गोल्ड और सिक्योरिटीज की बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ इस वाले केस में जब हम मनी क्रिएशन पढ़ रहे थे, हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उस सेक्शन में हम लोगों को रखना पड़ता है कैश रिजर्व, जो हमारे डिपॉजिट्स आते हैं उन डिपॉजिट्स में से एक परसेंटेज निकाल के अलग रखना पड़ता है और वो सिर्फ कैश रिजर्व होता है, इसलिए वहां पे सीआरआर आता है, एलआरआर नहीं आता, ठीक है। लेकिन जो एसएलआर होता है इट डज इंक्लूड गोल्ड एंड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज एज वेल, यानी कि उनको सिक्योरिटी भी रखनी पड़ती है, गोल्ड भी रखनी पड़ती है बैंक को अपने पास में, ठीक है। तो ये जो दोनों होते हैं, दिस टू आर द वेरिएंट्स ऑफ एलआरआर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हमारे पास में नेक्स्ट और द लास्ट फ्यू टर्म्स, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। सबसे पहला आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है हमारे पास में, डायरेक्टली एग्जांपल से समझते हैं। जब हम लोन लेते हैं, ठीक है, तो मान के चलो मैंने 1 लाख का लोन लिया है, 1 लाख के लोन के ऊपर ऑब्वियसली बात है मुझे कुछ एज अ कोलेटरल रखना पड़ेगा, सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। उस सिक्योरिटी को रखने के बाद भी नहीं, मेरी 1 लाख की वो है वैल्यू है, मुझे उसके अगेंस्ट लेस से 80,000 का लोन मिल रहा है। ऐसा ही होता है कि जब हम कुछ रखते हैं तो हमें उससे थोड़ा सा कम वैल्यू का लोन मिलता है बिकॉज ऑफ द मार्केट फ्लक्चुएशंस, क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएट होती ही रहती है, इसकी वजह से एग्जैक्ट उतनी वैल्यू का नहीं हमको लोन मिलता है जितनी का उस मोमेंट हमने वहां पे रखा हुआ होता है, क्योंकि मार्केट में फ्लक्चुएशंस रहते हैं, ठीक है। अब 80 का लोन मिल रहा है, मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है, जो बीच में हम लोग ये 20,000 देख रहे हैं ना, दिस इज द मार्जिन, जो 1 लाख से 80 के बीच में ये मार्जिन है। अब अगर मतलब आरबीआई को ये चाहिए कि वो मनी सप्लाई को इंक्रीज कर दे इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। अब मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है तो जो ये 1 लाख और 80 के बीच का मार्जिन है, आरबीआई क्या करेगी, उस मार्जिन को कम या ज्यादा, वो क्या करेगी, 80 की जगह लोगों को कहेगी, मतलब बैंक को कहेगी लोगों को 80 की जगह तुम 1 लाख के अगेंस्ट 90,000 देना शुरू कर दो। अब तुम खुद सोचो, जहां अब तक 1 लाख के अगेंस्ट 80,000 का लोन मिल रहा था, अभी 1 लाख के अगेंस्ट 90,000 का लोन मिल रहा है, तो इसका मतलब ये तो बेनिफिट हुआ, सीधी सीधी बात है ना, अच्छा बेनिफिट हुआ ये तो यानी कि मार्जिन कम कर दिया। जो ये मार्जिन जो विंडो था जो 20,000 का था, वो विंडो एक्चुअली में अब सिर्फ और सिर्फ 10,000 का रह गया है। इससे क्या होगा, मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। तो यानी कि जब मार्जिन रिक्वायरमेंट है, मार्जिन रिक्वायरमेंट कम होगा अगर, तो मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज होगी। एंड रिवर्स बिल्कुल, इस मार्जिन को बढ़ा दो, 80 की जगह 70 कर दो, भाई ये तो पहले 80 मिल रहा था, अब 70 और देने लग गए, हट मैं ले रहा, अभी कल बढ़ेगा जब ले लेंगे, तो मनी सप्लाई डिक्रीज होगी। नेक्स्ट वी हैव राशनिंग ऑफ क्रेडिट, इट्स काइंड ऑफ डिफाइनिंग द लिमिट, ठीक है। यानी कि जो बैंक होते हैं ना, कमर्शियल बैंक्स होते हैं, आरबीआई उनके ऊपर समहाउ क्रेडिट की लिमिट लगा देती है,
कि आप इससे ज़्यादा एक पर्टिकुलर सेक्टर में लोन नहीं दे सकते हो। ठीक है, एक लिमिट लगा दिया, आप इससे ज़्यादा लोन नहीं दे सकते हो। लिमिट लगाने से बैंक के हाथ बंद जाएंगे। वो एक लिमिट से ज़्यादा, नो मैटर कि उनको अगर किसी पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत फ़ायदा हो रहा है, जैसे स्पेकुलेशन वगैरह होता है, वहाँ पे लोग बहुत अच्छा खासा लोन ले रहे हैं, ठीक है, लेते हैं। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, बोल रही है स्पेकुलेशन अगर वो टारगेट है तो आप लोन नहीं दोगे ज़्यादा उन लोगों को, तो बैंक का नो डाउट प्रॉफिट कम होगा उसकी वजह से, बट उनके हाथ बंद गए, लिमिट हो गई है। तो यानी कि राशनिंग ऑफ क्रेडिट से मनी सप्लाई रिड्यूस होता है, ठीक है, क्योंकि बैंक जो है वो अपनी लिमिट से ज़्यादा लोन दे ही नहीं सकता। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाह रही है कि नहीं, इस वक्त तो मुझे मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है इकोनॉमी में, तो वो क्या करेगी, विड्रॉ कर लेगी उस लिमिट को। यानी कि वो कहेगी राशनिंग ऑफ क्रेडिट को हटा दो, विड्रॉ कर दो इस वाली चीज को, नाउ यू कैन गिव लोन टू द पर्सन्स जो आप चाहते हो उनको लोन देने के लिए, तो वो लोन देगी और मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एंड द लास्ट वी हैव इन द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सेंट्रल बैंक इज मोरल सेशन। ये काइंड ऑफ आप कह सकते हो गाइडलाइंस हैं, डायरेक्टिव्स ऑफ द आरबीआई, यानी कि एडवाइस आप कह सकते हो कि आरबीआई का ये होता है, वो एडवाइस करती है कमर्शियल बैंक को कि कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए, ना करने के लिए। इट इज जस्ट दैट फॉलोइंग द डायरेक्टिव्स ऑफ द आरबीआई बाय द कमर्शियल बैंक। तो आरबीआई उनको सिर्फ एडवाइस कर रही है चीज के लिए, जैसे आई एम एडवाइजिंग यू टू गिव लोन टू पर्टिकुलर सेक्टर, आई एम एडवाइजिंग यू नॉट टू गिव लोन टू दिस पर्टिकुलर सेक्टर, यहाँ पे आपको ऐसा करना चाहिए, यहाँ पे वो करना चाहिए। तो दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ आरबीआई। एक बार बहुत ही लास्टली आखिरी टॉपिक देख लेते हैं, वो है सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक का डिफरेंस। दो आपको इस पूरे के पूरे जब आपने चैप्टर पढ़ा तो आपको समझ आ गया होगा कि बेसिक डिफरेंस क्या है। एक बारी फिर भी लास्टली देख लेते हैं। देखो, सेंट्रल बैंक हमें पता है टॉप अथॉरिटी है, कमर्शियल बैंक आपके इनके पास में भी करेंसी इशू करने का राइट है, एक अधिकार है, वो कमर्शियल बैंक के पास नहीं है। भाई ये कस्टडी रख सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज की, कमर्शियल बैंक नहीं रख सकते हैं। आप जो इनके मीनिंग्स है ना, उसी से डिफरेंस निकाल सकते हो। भाई इनका जो सेंट्रल बैंक है, उनका जो मेन मोटिव है वो क्या है, वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी, और जो कमर्शियल बैंक है उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, अब इस तरीके से जब आप इनके मीनिंग्स पढ़ते हो ना, तो आप डिफरेंस भी उसी तरीके से निकाल सकते हो, जैसे जैसे जो आपने यहाँ पे पढ़ा है वो आप निकाल सकते हो। तो ये करना बहुत इजी है। तो आई होप, वैसे तो आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि सारे के सारे टॉपिक जो हैं वो चैप्टर के अंदर कवर हो जाएं, कि आप जब इसके बाद बुक पढ़ो तो आपको बुक पढ़ने के बाद ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये चीज़ मुझे नहीं आती है। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि कोई दिक्कत आ गई है, देन अगेन आई एम सेइंग दैट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना वीडियो को, और सब्सक्राइब टू माई चैनल। Thank you so much for watching my video. Take care. Bye bye.